हेलो एवरीवन। चलिए, तो आज अपन डिस्कस करेंगे सिंड्रोम्स के बारे में। ओके, जितने भी अपने सिलेबस के अंदर सिंड्रोम है उन सिंड्रोम के बारे में, क्योंकि हर एग्ज़ाम में कम से कम एक या फिर दो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जिसमें किसी सिंड्रोम का नाम पर्टिकुलर या फिर उससे रिलेटेड साइन और सिम्टम्स से या फिर उस सिंड्रोम के ट्रीटमेंट के बारे में या फिर वो ट्रांसफ़र कैसे होता है उसके पॉजिटिव एजेंट के बारे में हमेशा से पूछा जाता है। ओके, तो वन बाय वन अपन एक ही क्लास के अंदर जितने भी सारे सिंड्रोम हैं उस सिंड्रोम को कंप्लीट करेंगे। उस सिंड्रोम के क्या क्या पॉजिटिव जो एजेंट्स है वो हो सकते हैं, उसका डायग्नोस्टिक मेथड क्या होता है, ट्रीटमेंट क्या है, उस सबको डिस्कस करेंगे अपन आज की क्लास में। तो आज की क्लास किसके ऊपर होने वाली है? ऑल सिंड्रोम्स इन वन शॉट, यानी कि सारे सिंड्रोम्स को अपन एक ही शॉट में कंप्लीट करेंगे। चलिए, सबसे इम्पोर्टेंट जिसके ऊपर हमेशा से क्वेश्चन पूछा जाता है वो कौन सा सिंड्रोम है? विच वन इज डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम के ऊपर हमेशा आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। ओके, और हमेशा साइन और सिम्टम्स, हमेशा डायग्नोस्टिक मेथड या फिर लैब फाइंडिंग्स वगैरह इसके बारे में हमेशा से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फर्स्ट सिंड्रोम कौन सा है? वो है डाउन सिंड्रोम। ओके, डाउन सिंड्रोम किसको बोलेंगे अपन? ट्राइसेमी 21, यानी कि एक जेनेटिक डिजीज़ है। अगर क्रोमोसोम अबनॉर्मलिटीज़ की बात करें तो इसमें कौन सी होती है? क्रोमोसोम नंबर 21 की ट्राइसमी होती है। इट मीन्स कि क्रोमोसोम हमेशा किस में रहते हैं? पेयर्स में रहते हैं, जोड़ी में रहते हैं। ओके, लेकिन अगर जो क्रोमोसोम नंबर 21 है उसकी ट्राइसमी हो जाए, यानी कि जोड़ी की जगह पे 3 हो जाए, ट्रिपल, यानी यानी कि जोड़ी की जगह पे 3 क्रोमोसोम अगर आपको देखने को मिले, ट्रिपल क्रोमोसोम देखने को मिले, तो उसको क्या बोलेंगे? ट्राइसमी। तो ये तो हो गया ट्राइसेमी 21 की अबनॉर्मलिटी, जिसको बोलेंगे अपन डाउन सिंड्रोम। ओके, कॉजेज़ की बात करें इसके कि डाउन सिंड्रोम क्यों होता है, इसके कॉज क्या है, तो फर्स्ट वन यानी कि 95% इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है? नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन का मतलब होता है जब इंट्रायूटेराइन लाइफ में फीटस का डेवलपमेंट हो रखा है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, तो क्या होता है? क्रोमोसोम फॉर्मेशन होता है। ओके, लेकिन अगर ये जो जोड़ी है क्रोमोसोम की, ये बनते टाइम इसके बीच में जो जंक्शन है, फ्यूजन है, वो अप्रोप्रिएट नहीं होता है। फ्यूजन अगर अप्रोप्रिएट नहीं हो पाता तो उसकी वजह से 2 की जगह पे 3 क्रोमोसोम बन जाते हैं। ओके, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? नॉन डिसजंक्शन कॉज। और यही रिस्पॉन्सिबल होता है मैक्सिमम 95% केस में। ओके, या फिर क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन है उसकी ट्रांसलोकेशन 4% एंड मोसेक 1%। ओके, तो ये क्या है? पॉजिटिव फैक्टर है, वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? डाउन सिंड्रोम के लिए। उसके बाद में अगर जो रिस्क फैक्टर है या फिर रेशियो की बात करें, मैटरनल एज और डाउन सिंड्रोम, यानी कि कौन सी एज में डाउन सिंड्रोम होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, यानी कि कौन सी एज में अगर मदर प्रेगनेंसी कंसीव करे तो उसके अंदर होने वाले फीटस या फिर होने वाले बच्चे के अंदर डाउन सिंड्रोम के रिस्क ज़्यादा रहते हैं। तो ऑल एजेस की बात करें, ऑल एजेस यानी कि किसी भी एज की बात करें तो वहाँ पे ऑल एजेस की बात करें तो 1/500 इसका अंदर रेशियो क्या है? अगर इन जनरली आपको पूछ ले कि डाउन सिंड्रोम का रिस्क फैक्टर या फिर रेशियो क्या है, तो 1/500। ओके, और अगर मैटरनल एज 20 है तो ये रेशियो चला जाता है 1:1500। 30 एज है तो 1:1000। 35 है तो 1:385। इट मीन्स कि जैसे ही एज 35 के ऊपर जाएगी, 35 के ऊपर एज जाने के बाद में मदर अगर प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो वहाँ क्या हो जाएगा? ये जो रेशियो है डाउन सिंड्रोम का रिस्क है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। 40 की एज के आसपास ये रेशियो 1:110 हो जाएगा, और 45 के एज के बाद में अगर मदर प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो ये रेशियो 1:37, यानी कि जैसे जैसे एज बढ़ेगी आपका जो डाउन सिंड्रोम का रिस्क है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज होता चला जाएगा। नेक्स्ट वन अगर बात करें कि प्री नेटल एज में अगर लैब फाइंडिंग करें तो डाउन सिंड्रोम को डायग्नोस करने के लिए आपको क्या क्या लैब फाइंडिंग देखनी पड़ेगी? ओके, प्री नेटल स्क्रीनिंग। तो इसमें आपको क्या दिखेगा? एल्फा फ्यूटोप्रोटीन का लेवल लो देखने को मिलेगा डाउन सिंड्रोम के अंदर। ओके, ईस्ट्रोजन का लेवल भी लो देखने को मिलेगा। ओके, हाई HCG एंड इनहिबिन। ओके, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन और इनहिबिन जो कि प्लेसेंटा से सीक्रेट होते हैं उनका अमाउंट हाई देखने को मिलेगा। तो क्या क्या देखने को मिलेगा आपको? एल्फा प्रोटीन तो लो होगा, ईस्ट्रोजन भी लो होगा, और HCG एंड इनहिबिन का लेवल क्या देखने को मिलेगा? हाई देखने को मिलेगा। तो ये लैब फाइंडिंग होती है।
उसके बाद में नेक्स्ट वन आते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है फेशियल क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स, अगर डाउन सिंड्रोम का बेबी है तो उसमें अगर बर्थ हो जाए तो उसके अंदर आपको क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। ओके, तो फर्स्ट वन देखने को मिलेगा ब्रेकिसिपेली। ब्रेकिसिपेली हेड के स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग अब नॉर्मलिटी है। ओके, तो डाउन सिंड्रोम के अंदर क्या देखने को मिलेगा, ब्रेकिसिपेली। आपको यहाँ पे फ्लैट हेड सिंड्रोम देखने को मिल रहा है। फ्लैट हेड सिंड्रोम के टाइप्स देखने को मिल रहे हैं। नॉर्मल हेड की स्ट्रक्चर इस टाइप की होनी चाहिए, लेकिन ब्रेकिसिपेली में आपको थोड़ा सा फ्लैट टाइप में दबा हुआ हेड यहाँ पे लग रहा है, इसकी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। तो ये ब्रेकिसिपेली कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, ब्रेकिसिपेली कहाँ पे देखने को मिलेगा, डाउन सिंड्रोम के अंदर। फ्लैट हेड सिंड्रोम के अदर भी टाइप है, आपको ये भी देखना हो तो इमेज देख के याद रख सकते हैं, कभी इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपको। प्लेजियोसिफेली। ओके, यहाँ पे जो ऑक्सीपिटल पार्ट है एक साइड से कॉर्नर से आपको प्रोड्यूस दिख रहा है, और अगर अंटेरियो पोस्टीरियर हेड का डायमीटर बहुत ज़्यादा है तो इसको क्या बोलते हैं, डोलिकोसिफेली। डोलिकोसिफेली। तो ये फ्लैट हेड सिंड्रोम के टाइप से ये भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि कभी भी यहाँ से क्वेश्चन उठा के भी पूछा जा सकता है। लेकिन फ्लैट हेड सिंड्रोम के अंदर कौन सा टाइप, ब्रेकिसिफेली जो टाइप है ये आपको देखने को मिलेगा, ब्रेकिसिफेली डाउन सिंड्रोम के अंदर। चलिए नेक्स्ट वन, साइन और सिम्टम्स में आगे बढ़े तो नेक्स्ट साइन और सिम्टम्स कौन सा होगा, अप स्लैंटेड पैल्पेबल फीचर्स। नेक्स्ट क्या है, अप स्लैंटेड पैल्पेबल फीचर्स। अप स्लैंटेड पैल्पेबल फीचर्स से क्या है, आउटर कैंथस ऑफ द आई इज पोजिशनेड हायर देन नॉर्मल। जो आईज की आउटर कैंथस है, दिस वन इज इनर कैंथस, और ये जो है क्या है, आउटर कैंथस। ये आउटर कैंथस आई की अप स्लैंटेड आपको देखने को मिलेगी। अप स्लैंटेड इट मीन्स कि नॉर्मल जो पैरेलल रहना चाहिए इनर कैंथस और आउटर कैंथस, वो आपको अप स्लैंटेडेंसिस का मूवमेंट अपर साइड में आपको देखने को मिलेगा। ओके, इसका स्ट्रक्चर आपको क्या देखने को मिलेगा, अपर। जैसे कि इस इमेज में देख रहे हैं, थोड़ा सा लोअर पोर्शन में है इंटर कैंथस और आउटर अप स्लैंटेड आपको दिख रहा है क्या, आउटर कैंथस। तो उसको क्या बोलेंगे अपन, अप स्लैंटेड पाल्पेबल फीचर्स। ये साइन और सिम्टम्स और भी आगे एक दो सिंड्रोम आपको देखने को मिलेगा, लेकिन मेनली ये देखने को मिलता है किसके अंदर, डाउन सिंड्रोम के अंदर, डाउन सिंड्रोम के अंदर। ओके, इसके अलावा फ्लैट नेजल ब्रीज। ये जो नेजल ब्रीज है यहाँ से दबा हुआ बिल्कुल ही प्रोड्यूस नहीं होगा, नेजल ब्रीज यहाँ पे फ्लैट आपको देखने को मिलेगा। ओके, नक्कल फोल्ड्स, ये जो गर्दन के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा फोल्ड देखने को मिलेंगे। ओके, बैक ऑफ द नेक, नक्कल फोल्ड्स। देन इफिकेंथल फोल्ड। इफिकेंथल फोल्ड यानी कि नॉर्मली जो इनर कैंथस के ऊपर आपको फोल्ड्स देखने को मिलते हैं, ये देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं मोनोलीड। मोनोलीड या फिर इफिकेंथल फोल्ड। ये इफिकेंथल फोल्ड आपके इनर आइज को बहुत ज़्यादा कवर करते हैं, यहाँ तक कवर किए हुए रहते हैं किसके अंदर, डाउन सिंड्रोम के अंदर, जबकि नॉर्मली बिल्कुल ही यहाँ तक स्ट्रक्चर होनी चाहिए। लेकिन ये इफिकेंथस फोल्डस अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में देखने को मिले तो ये किसको इंडिकेट करते हैं, डाउन सिंड्रोम को। ओके, इफिकेंथल फोल्डस जो फोल्ड है या फिर मोनोलीड आई के अदर भी टाइप है, इसको भी आपको याद रखना है। इफिकेंथस इनवर्सस, इफिकेंथस पाल्पेब्रेलिस, इफिकेंथस सुप्रा कैल्शियरिस एंड इफिकेंथस टार्सालिस। ये क्या है, इफिकेंथस के टाइप है। ये भी आपको याद रखना, क्योंकि इमेज देखिए कभी भी इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए ओके, इफिकेंथस इनवर्सस होगा, उसमें आपको जो आई का फोल्ड है वो इस कॉर्नर साइड में दिखेगा, देखने को मिलेगा। ये कौन सा, इनर कैंथस में। ओके, इफिकेंथस पाल्पेब्रलिस में ये जो आउटर कैंथस है आपको। चलिए, और इनर कैंथस, इस ये जो अलग अलग स्ट्रक्चर है आपको याद रखनी है, सुप्राकैलिस में या फिर टार्सलिस में किस टाइप का इमेज देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इफिकेंथल फोल्ड है मोनोलिड आई कहाँ देखने को मिलेगी आपको, डाउन सिंड्रोम के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट साइन और सिम्टम्स। नेक्स्ट साइन और सिम्टम्स की बात करें तो वो क्या होगा, 3 फॉन्टेनल्स। नॉर्मली आपको अंटेरियर एंड पोस्टीरियर 2 फॉन्टेनल्स देखने को मिलते हैं नियोनेट्स के अंदर, लेकिन अगर बेबी को क्या है, डाउन सिंड्रोम है, तो वहाँ पे 3 फॉन्टेनल्स आपको देखने को मिलेगी। 1 इज अंटेरियर, 1 इज पोस्टीरियर। और जबकि अंटेरियर और पोस्टीरियर के बीच में जो सजाइटल स्यूचर है, इस सजाइटल स्यूचर के अंदर एक और फॉन्टेनल से आपको यहाँ पे फील होगा, इसको बोलेंगे अपन थर्ड
फोंटेनल। और थर्ड फोंटेनल किसके अंदर देखने को मिलेगा? डाउन सिंड्रोम के अंदर। ओके। शॉर्ट हार्ड पैलेट, जो हार्ड पैलेट होगा वो बिल्कुल शॉर्ट होगा कंपेरेटिव टू द नॉर्मल। माइक्रोसेफेली यानी कि आपको जो हेड की साइज़ है वो स्मॉल देखने को मिलेगी। हियरिंग लॉस होगा उसके अंदर। रिकरेंट ओटाइटिस मीडिया के हमेशा रिस्क रहेंगे। नेक्स्ट आपको क्या होगा? लो सेट ईयर, जो नॉर्मली ईयर की लोकेशन है यहाँ पे होनी चाहिए, ये आपको यहाँ पे लोअर दिख रही है, इसको क्या बोलेंगे? लो सेट ईयर। तो लो सेट ईयर इज ऑल्सो इंडिकेशन ऑफ द डाउन सिंड्रोम। फिर आपको आइज से रिलेटेड बात करें साइन और सिम्टम्स की, मायोपिया देखने को मिलेगा। ओके। कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, निस्टिग्मस, इनवॉलेंट्री आई मूवमेंट्स, जो आइज़ के इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होंगे वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, जिसको बोलेंगे निस्टिग्मस। एंड नेक्स्ट वन आपको स्ट्राबिस्मस। स्ट्राबिस्मस मीन्स एब्सेंस ऑफ द कोऑर्डिनेशन इन बोथ आई, दोनों आइज़ के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होगा वो आपको यहाँ पे अब नॉर्मल देखने को मिलेगा। देखिए स्ट्राबिस्मस यानी कि मिस अलाइंड आई, दोनों आइज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन सही नहीं रहेगा। ये स्ट्राबिस्मस कई टाइप का होता है, ठीक है। स्ट्राबिस्मस देखने को कहाँ मिलता है? डाउन सिंड्रोम के अंदर। लेकिन अगर स्ट्राबिस्मस के अंदर ही जाएं अपन तो इसके भी बहुत सारे टाइप है। ओके। फर्स्ट वन इसके अंदर कौन सा टाइप है? हाइपोट्रोफिया। हाइपोट्रोफिया यानी आई पॉइंट्स डाउनवर्ड, एक आई तो नॉर्मल रहेगी जबकि दूसरी आई का जो पॉइंट होगा वो डाउनवर्ड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसको क्या बोलते हैं? हाइपोट्रोफिया। ओके। हाइपोट्रोफिया, आई पॉइंट अपवर्ड, एक आई नॉर्मल है, वन आई इज नॉर्मल एंड अनदर वन पॉइंट इज अपवर्ड, अपवर्ड पॉइंट दिख रहा है आपको, तो इसको बोलेंगे हाइपरट्रोफिया। हाइपरट्रोफिया। नेक्स्ट वन एक्सोट्रोफिया। एक्सोट्रोफिया इट मीन्स कि आई पॉइंट का मूवमेंट किस साइड में है? आउटवर्ड है, आउटवर्ड है, तो इसको क्या बोला? एक्सोट्रोफिया। एंड अनदर वन इज, फोर्थ वन इज इजोट्रोफिया। इजोट्रोफिया इट मीन्स कि यहाँ पे आई का पॉइंट क्या है? इनवर्ड है। तो ये टाइप भी आपको याद रखने हैं। स्ट्राबिस्मस के टाइप्स भी आपसे इमेज बेस के आधार पर या फिर अकॉर्डिंग कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये स्ट्राबिस्मस के टाइप्स है। हाइपोट्रोफिया फर्स्ट वन, सेकंड वन इज एक्सो, थर्ड वन इज हाइपर एंड फोर्थ वन इज इजोट्रोफिया। ओके। तो हाइपोट्रोफिया में लोअर पॉइंटेड, हाइपरट्रोफिया में अपर पॉइंटेड, एक्सो में आपके आउटवर्ड एंड इजोट्रोफिया में इनवर्ड आई पॉइंटेड रहेगी। ओके। तो स्ट्राबिस्मस साइन डाउन सिंड्रोम के अंदर। नेक्स्ट वन बात करें तो हेमेटोलॉजिकल फाइंडिंग्स में आपको ट्रांजिएंट्स क्या देखने को मिलेगा? माइलो प्रोलिफेरेटिव डिजीज, या फिर बात करें तो एक्यूट ल्यूकोसाइटिक ल्यूकेमिया के रिस्क रहेंगे अगर मोर देन 1 ईयर की एज चली गई तो। एंड एक्यूट माइलोसाइटिक ल्यूकेमिया लेस देन 1 ईयर में रिस्क ज़्यादा रहेगा। एंडोक्राइन फाइंडिंग की तरफ जाएं अपन तो एंडोक्राइन फाइंडिंग्स में आपको हाइपोथायरॉयडिज्म या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म दोनों देखने को मिल सकता है। डायबिटीज मेलाइटस, इनफर्टिलिटी एंड ओबेसिटी इज ऑल्सो देयर। ओके। देन नेक्स्ट वन रेस्पिरेटरी फाइंडिंग्स में आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया एंड रिकरेंट इन्फेक्शंस देखने को मिलेंगे। कार्डिक फाइंडिंग में जाएंगे तो एंडोकार्डियल कसिंग्स डिफेक्ट्स देखने को मिलेगा आपको, AVSD। ओके। एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट यानी कि जो एट्रियम्स और वेंट्रिकल्स के बीच में जो सेप्टम होगा उसका फॉर्मेशन प्रॉपरली नहीं होगा। और यही होता है मोस्ट कॉमन किसके अंदर? डाउन सिंड्रोम के अंदर। डाउन सिंड्रोम के अंदर मोस्ट कॉमन कार्डियक एनोमलीज अगर आपको पूछे तो आप क्या बताएंगे? AVSD, एंडोकार्डियल कसिंग डिफेक्ट। ओके। इट मीन्स कि एट्रियो वेंट्रिकुलर जो सेप्टल होगा वो डिफेक्ट देखने को मिलेगा आपको। इसके अलावा वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट एंड पेटेंट डक्ट आर्ट्रियोसिस एंड पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी देखने को मिल सकता है वहाँ पे। चलिए, तो ये कार्डियक फाइंडिंग्स हो गई। नेक्स्ट अगर मस्कुलो स्केलेटल्स फाइंडिंग की तरफ जाएं तो शॉर्ट नेक आपने देखा था, एक्सेसिव जो नेजल या फिर नक्कल फोल्ड्स आपने देखे थे। ओके। रिडंडल स्किन्स एंड शॉर्ट मेटाकार्पल एंड फेलेंजस, ये जो मेटाकार्पल और फेलेंजस फिंगर्स है ये आपको शॉर्ट देखने को मिल रही है यहाँ पे। ओके। शॉर्ट देखने को मिलेगी जिसको अपन ने क्या बोला? ब्रेकिडेक्टिली। ब्रेकिडेक्टिली इट मीन्स की शॉर्ट मेटाकार्पल एंड फेलेंजस। मेटाकार्पल और फेलेंजस कौन सी बोन है? फर्स्ट वन इज कार्पल, सेकेंड वन इज मेटाकार्पल, प्रोक्सिमल फेलेंजस, इंटरमीडिएट फेलेंजस एंड डिस्टल फेलेंजस। तो यहाँ पे कौन कौन सी बोन? यहाँ तो मेटाकार्पल या फिर फेलेंजस है, उसकी स्ट्रक्चर शॉर्ट है मेटाकार्पल एंड फेलेंजस की। दिस वन इज मेटाकार्पल या फिर ये वाली
जो फेलेंजस है इसकी। तो इन दोनों की जो लेंथ है वो शॉर्ट स्ट्रक्चर के कारण या फिर आपको फिंगर्स की जो लेंथ है वो भी आपको शॉर्ट देखने को मिल रही है, शॉर्ट देखने को मिल रही है। तो इसको क्या बोला अपन ने, ब्रेकीडेक्टिली, ब्रेकीडेक्टिली। चलिए, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा किसके अंदर, डाउन सिंड्रोम के अंदर। नेक्स्ट वन आगे बढ़े तो सिंगल ट्रांसवर्स पाल्मर क्रेसिस, जो हथेली के ऊपर लाइनिंग पाल्मर क्रेसिस होते हैं वो ओनली सिंगल देखने को मिलेगा। ओके, नॉर्मल पाल्म क्रेसिस एट टाइम द बर्थ देखें तो मिनिमम आपको 2 देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर बेबी को डाउन सिंड्रोम है बच्चे को, तो वहाँ पे आपको सिंगल पाल्मर क्राइसिस ही देखने को मिलेगा। ओके, सिंगल पाल्मर क्राइसिस ही देखने को मिलेगा। ब्रेकिडेक्टिली देखने को मिलेगा शॉर्ट मेटाकार्पल फेलेंजेस। देन नेक्स्ट वन, वाइड गैप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड टोज। अगर फुट की तरफ जाएं अपन, लेग की लोअर एक्सट्रीमिटी की जो फिंगर्स होगी उसकी तरफ, तो आपको ग्रेट टो और इस फिंगर्स के बीच में एक लॉन्ग गैप देखने को मिल रहा है। ये क्या देखने को मिल रहा है, लॉन्ग गैप देखने को मिल रहा है। ओके, तो ये वाइड गैप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड टोज, दिस इज द सिम्टम ऑफ डाउन सिंड्रोम। ओके, इसको क्या बोलते हैं, सैंडल गैप। जब नॉर्मली सैंडल वियर करते हैं तो यहाँ पे जो सैंडल की रिंग आती है इसके कारण ये टो और फिंगर्स के बीच में आपको एक्सेसिव गैप देखने को मिलता है सैंडल के साथ में। लेकिन जैसे ही बेबी का बर्थ होगा तब भी ही आपको इतना गैप देखने को मिले, तो दिस इज द इंडिकेशन ऑफ द डाउन सिंड्रोम। इसको हेलेक्स वेरस डिफॉर्मिटी भी बोलते हैं। ये आपको नाम, जो अनदर नाम है ऑल्सो नोन एज, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये भी कभी भी पूछ सकते हैं। तो सैंडल गैप या फिर हेलेक्स वेरस डिफॉर्मिटी किसको बोलेंगे अपन, ए वाइड गैप बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड टो ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटी। चलिए नेक्स्ट वन, शॉर्ट स्टर्नम। स्टर्नम होगी वो शॉर्ट होगी, प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं होगा उसका। एटलेंटो एक्सियल इनस्टेबिलिटी, जो एटलेंटो और एक्सियल जो जॉइंट है उसकी इनस्टेबिलिटी होगी। हिप डिस्प्लेसिया, रिकरेंट जॉइंट डिसलोकेशन, ये सब साइन और सिम्टम्स आपको मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम के रिगार्डिंग देखने को मिलेंगे किसके अंदर, डाउन सिंड्रोम के अंदर। नेक्स्ट आते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फाइंडिंग। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फाइंडिंग कौन कौन सी देखने को मिल सकती है आपको, ड्यूडेनल अट्रेसिया। ओके, नॉर्मली एब्डोमन से होके फिर ड्यूडिनम का फॉर्मेशन होता है, लेकिन यहाँ पे जो ड्यूडिनम और लोअर एब्डोमिनल स्टमक पार्ट है उसके बीच में आपको अट्रेसिया देखने को मिल रहा है, ड्यूडेनल अट्रेसिया। इट इज ऑल्सो नोन एज ड्यूडेनल अट्रेसिया। एन्युलर पेंक्रियास, सेकेंड वन एन्युलर पेंक्रियाज। एन्युलर इट मीन्स कि इस यहाँ पे जो पेंक्रियाज के हेड पार्ट था, इस हेड वाले पार्ट ने ड्यूडिनम को क्या कर दिया है, इस राउंड शेप में कवर कर दिया। एन्युलर पोर्शन ऑफ पेंक्रियाज, यहाँ पे पेंक्रियाज आया, देखिए मान लीजिए ये ड्यूडिनम है, ड्यूडिनम है, इधर से पेंक्रियाज का हेड वाला पार्ट आया और उसने राउंड शेप में एक सर्कुलर बना दिया सराउंडिंग टू द ड्यूडिनम। तो इसको क्या बोल दिया, इसने राउंडिंग बनाया। और कभी कभी ये क्या करता है, ड्यूडिनम में अट्रेसिया भी कॉज कर देता है, उसको कंप्रेस कर देता है, तो उसको बोलते हैं एन्युलर पेंक्रियाज। तो ये क्या है, एन्युलर पोर्शन ऑफ द पेंक्रियाज, ड्यूडिनम को कंप्लीटली कवर कर दिया। तो ये भी आपको डाउन सिंड्रोम के अंदर देखने को मिलता है। ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला, हर्सबर्ग डिजीज, कंजेनाइटल मेगाकोलॉन वहाँ पे। ओके, इम्परफोरेट एनस भी देखने को मिल सकता है, एंड सीलियक डिजीज एंड नियोनेटल कोलेस्टेसिस, दिस इज ऑल सिम्टम्स ऑफ द डाउन सिंड्रोम। न्यूरोसाइकेट्रिक से फाइंडिंग की तरफ जाएं तो वहाँ पे आपको हाइपोटोनिया, ओके, एंड डेवलपमेंटल डिले, ऑटिज्म एंड सीजर, ये साइन और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो ये जितने भी साइन और सिम्टम्स थे ये किसके थे, डाउन सिंड्रोम के। इसमें से कोई भी साइन और सिम्टम्स उठा के आपको पूछ सकता है, इसलिए हमेशा तैयार रहना है। स्पेशली ये जो ड्यूडेनल अट्रेसिया, एन्युलर पेंक्रियाज क्या होता है इसके बारे में, सैंडल गैप्स या फिर हेलेक्स वेरस डिफॉर्मिटी, सिंगल पाल्मर क्राइसिस, ब्रेकिडेक्टिली, ओके, ब्रेकिडेक्टिली, एंड अनदर वन इज स्ट्राबिस्मस के जो टाइप्स है ये भी आपको याद रखना है, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। एंड फॉन्टेनल, 3 फॉन्टेनल इज ऑल्सो मोनो आईलिड इफिकेंथल फोल्ड, इफिकेंथल इंटर जो आपको इनर कैंथस है यहाँ पे एक्सेसिव फोल्ड्स देखने को मिलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इफिकेंथल फोल्ड्स। और इफिकेंथल फोल्ड्स के टाइप्स होते हैं ये भी आपको याद रखना है। ओके, फिर अपसलेंटेड पाल्पेबल फीचर्स इज ऑल्सो सीन इन डाउन सिंड्रोम।
चलिए अगला सिंड्रोम पढ़ते हैं अपन। अगला सिंड्रोम कौन सा है? एडवर्ड सिंड्रोम। नेक्स्ट सिंड्रोम इज एडवर्ड। एडवर्ड में क्या देखने को मिलेगा आपको? ट्राइसमी ऑफ द क्रोमोसोम नंबर 18। यहाँ पे फिर से पैर में न बन के 3 जोड़ी क्रोमोसोम बन रहा है। ओके, पैर में नहीं बन के 3 क्रोमोसोम बन रहे हैं, जिसको बोला अपन ने ट्राइसेमी 18, क्योंकि ये क्रोमोसोम नंबर 18 का डिफेक्ट है। ओके, सेकेंड मोस्ट कॉमन ऑटोसोमल ट्राइसमी। ऑटोसोमल ट्राइसमी अगर हाईएस्ट की बात करें तो वो कौन सा होता है? डाउन सिंड्रोम। सेकेंड मोस्ट कौन सा है? एडवर्ड सिंड्रोम। ओके, प्रीनेटल स्क्रीनिंग लैब फाइंडिंग की तरफ जाएंगे अपन। अगर प्रेगनेंसी में लैब फाइंडिंग करवाएंगे तो वहाँ पे आपको लोअर अल्फा फीटोप्रोटीन, लो एस्ट्रोजन एंड लो एचसीजी। डाउन सिंड्रोम में आपको ह्यूमन कोरियोनिक की गोनेडोट्रोफिन भी हाई देखने को मिल रहा था, लेकिन अगर एडवर्ड सिंड्रोम है तो यहाँ पे एचसीजी, अल्फा फीटोप्रोटीन और एस्ट्रोजन तीनों का लेवल है वो आपको डिक्रीज देखने को मिलेगा। ओके, प्रोग्नोसिस की बात करें तो 50% डाई इन द फर्स्ट वीक ऑफ द लाइफ। अगर एडवर्ड में या तो बर्थ ही नहीं होता, इंट्रा यूटेराइन डेथ हो जाती है, और अगर आपने बर्थ तक असेस कर लिया, देख लिया, तो 50% जो नियोनेट की डेथ है वो फर्स्ट वीक्स के अंदर हो जाएगी। 90% की डेथ 1 ईयर ऑफ द एज के अंदर हो जाएगी। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ भी आपको यहाँ पूछ सकते हैं, तो वो कौन सा है? सेंट्रल अपनिया, क्योंकि पूरा डेवलपमेंट होगा लंग्स का, तो सेंट्रल अपनिया होके जो नियोनेट है उसकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। मोस्ट कॉमन कार्डियक डिफेक्ट अगर एडवर्ड सिंड्रोम के साथ में पूछे तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट एंड पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। चलिए क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम में आपको कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलेंगे? ठीक है, ये देखें तो आपको क्या देखने को मिलेगा? रॉकर बॉटम फिट। फर्स्ट वन इज रॉकर बॉटम फिट। रॉकर बॉटम फिट का मतलब होता है नॉर्मली अपना फिट किस टाइप में होता है? देखिए ये वाली स्ट्रक्चर, नॉर्मली अपना फिट ओके फ्लैट फ्लैट। देन ये जो मिडल पोर्शन है ओके, ये थोड़ा सा आपको अपवर्ड देखने को मिलता है। यहाँ से जब आप फ्लोर पे चलते हैं तो ये वाला जो मिडल पार्ट है ओके आपके सोल का, ये फ्लोर को टच नहीं करता है, ठीक है। लेकिन अगर किसी पर्सन के अंदर देखिए यहाँ वाली स्ट्रक्चर फुट की फ्लैट, देन ये थोड़ा सा जो मिडल पार्ट है हमेशा अपवर्ड होना चाहिए, और यहाँ पे बल्ज ओके प्रोट्यूज हो रखा है, तो यहाँ पे फ्लैट यानी कि पूरा पैर फ्लोर को टच करेगा। तो इसको क्या बोला अपन ने? रॉकर बॉटम फिट। दिस इज ए साइन ऑफ एडवर्ड सिंड्रोम, आपको याद रखना है। नॉर्मल फुट इस टाइप में होगा, रॉकर फुट आपको एकदम फ्लैट देखने को मिलेगा, रॉकर बॉटम फिट। अगर एक्सरे करा के देखेंगे तो भी आपको इस रॉकर बॉटम फिट की जो बोन होगी लोअर एक्सट्रीमिटी की या फिर सोल की, ये बोन आपको जो स्ट्रक्चर है इस टाइप की स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। जबकि नॉर्मल आपको जो मिडल पोर्शन है ओके मिडल पोर्शन है वो आपको थोड़ा सा अपवर्ड यानी कि सी शेप में कर्व्ड दिखनी चाहिए। लेकिन अगर बिल्कुल ही ट्रांसवर्स देखिए आपको सीधी, दिस इज नोन एज रॉकर बॉटम फिट। इसको चार कोट फुट भी बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। क्या? दिस इज ऑल्सो नोन एज चार कोट फुट। तो ये रॉकर बॉट फुट या फिर चार कोट फुट आपको कहाँ देखने को मिलेगा? एडवर्ड सिंड्रोम के अंदर। ओवरलैपिंग फिंगर्स ओके, ये फिंगर्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही है, देखिए ओवरलैप कर रही है एक दूसरे के ऊपर। दिस इज ऑल्सो साइन ऑफ एडवर्ड सिंड्रोम। एंड क्लेंस्ड फिस्ट यानी कि हमेशा ये मुट्ठी बंद ही रहेगी, जिस टाइप में यहाँ पे दिख रही है आपको क्लेंस्ड फिस्ट, हाथ की जो मुट्ठी है वो हमेशा बंद रहेगी। नेक्स्ट शॉर्ट स्टर्नम। स्टर्नम का प्रॉपर डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं हो रहा, नॉर्मल स्टर्नम का डेवलपमेंट यहाँ तक होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट देखने को मिल रही है आपको। दिस इज ऑल्सो साइन ऑफ एडवर्ड सिंड्रोम। अनदर वन, नेक्स्ट बात करें तो हाइपोप्लास्टिक नेजल। नेक्स्ट वन क्या है? हाइपोप्लास्टिक नेजल एलाई। एंड इसको हाइपोप्लास्टिक नेजल एलाई इट मीन्स कि माल डेवलपमेंट्स ऑफ द आउटर कार्टिलेज ऑफ द नेजल वॉल। ये जो नेजल वॉल का आउटर कार्टिलेज है इसका नॉर्मली डेवलपमेंट कैसे होना चाहिए? जो मिडल पार्ट है नेजल का ओके यहाँ तक, ये फोल्ड यहाँ तक आना चाहिए था, यहाँ तक आना चाहिए था। लेकिन आप इसमें देख रहे हैं कि जो आउटर कार्टिलेज है उसका प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं हुआ है ओके। इसकी लेंथ यहाँ तक होनी चाहिए थी मिडिल पार्ट के बराबर, लेकिन यहाँ तक नहीं है, इसका अब नॉर्मल डेवलपमेंट है। हाइपोप्लास्टिक नेजल एलाई, तो इसको क्या बोलेंगे अपन?
हाइपोप्लास्टिक नेजल एलाई, ये आपको याद रखना है। ओके, दिस इज नॉन एज माल डेवलपमेंट ऑफ द आउटर कार्टिलेज ऑफ द नेजल वॉल। नेजल वॉल के आउटर कार्टिलेज का अगर प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं हो, दिस नॉन एज हाइपोप्लास्टिक नेजल एलाई। इट इज साइन ऑफ एडवर्ड सिंड्रोम्स ऑल्सो सीन इन फ्रेशर सिंड्रोम। आगे अपन वैसे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ भी आपको याद रखना है कि ये जो हाइपोप्लास्टिक नेजल एलाई है ये आपको और कहाँ पे देखने को मिलेगा, ऑल्सो सीन इन फ्रेशर सिंड्रोम। फ्रेशर सिंड्रोम के अंदर हाइपोप्लास्टिक नेजल एलाई देखने को मिलेगा आपको। हाइपोप्लास्टिक नेल्स, यहाँ पे लोअर एक्सट्रीमिटी की बात करें तो ये जो नेल्स का प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं हो रखा है, बिल्कुल छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं आपको, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, हाइपोप्लास्टिक नेल्स। दिस इज ऑल्सो साइन ऑफ एडवर्ड सिंड्रोम। प्रोमिनेंट्स ऑक्सीपिट, ऑक्सीपिट आपको प्रोमिनेंट दिख रहा है, ओके, प्रोट्यूस दिख रहा है, बाहर निकला हुआ दिख रहा है, दिस इज ऑल्सो साइन ऑफ एडवर्ड सिंड्रोम। नेक्स्ट वन इज माइक्रोग्नेथिया। माइक्रोग्नेथिया ऑल्सो नोन एज स्ट्रॉबेरी सिन। माइक्रोग्नेथिया ऑल्सो नोन एज स्ट्रॉबेरी सिन। मैंडिबुलर हाइपोप्लेसिया, इट मीन्स कि ये जो नॉर्मल होना चाहिए अप्रोक्स आपको वर्टिकल दिख रहा है, लेंथ यहाँ पे अपर जो एंड लोअर जो की जो लेंथ है वो बराबर अप्रोक्स है, अप्रोप्रिएट है, लेकिन यहाँ पे माइक्रोग्नेथिया में आप देख रहे हैं कि लोअर पोर्शन है या फिर जो मैंडिबुलर बोन की जो स्ट्रक्चर है वो मैक्सिलरी स्ट्रक्चर के बराबर नहीं है। यहाँ पे ये शेप होना चाहिए, ओके, अप्रोप्रिएट जो शेप यहाँ पे आपको दे रखा है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन बना रखी है, नॉर्मल लेंथ ये होनी चाहिए मैक्सिला की, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर जो मैंडिबल तो मैंडिबल बोन का प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं हुआ है, इसको बोला अपने माइक्रोग्नेथिया। दिस इज साइन ऑफ एडवर्ड सिंड्रोम। ओके, तो यहाँ पे जो मैंडिबल है वो आपको अंदर धंसी हुई दिखेगी, इसको बोलेंगे अपना माइक्रोग्नेथिया। स्ट्रॉबेरी सिन या फिर मैंडिबुलर हाइपोप्लेसिया। तो स्ट्रॉबेरी सिन कहाँ देखने को मिलेगी आपको, एडवर्ड सिंड्रोम के अंदर। इसके अलावा आपको इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, माइक्रोसिपेली, सोटा हेड, ओके, हाइपरटोनिया, उसकी टोन ज़्यादा होगी, इंक्रीज होगी, लिमिटेड हिप एबडक्शन। जब हिप को आप एबडक्ट करोगे तो वो लिमिटेड होगा, फुली नहीं होगा, जितना नॉर्मल होना चाहिए वो नहीं होगा। इसके साथ में आपको क्लेफ्ट लिप्ड और क्लेफ्ट पैलेट भी देखने को मिल सकता है। तो ये हो गया आपका कौन सा, एडवर्ड सिंड्रोम। आपको इसमें माइक्रोग्नेथिया याद रखना, स्ट्रॉबेरी सिन याद रखना, ये दिस इज द इम्पोर्टेंट साइन। नेक्स्ट वन इज पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम और ट्राइसेमी ऑफ क्रोमोसोम 13 यानी कि ये भी एक जेनेटिक डिजीज है। क्रोमोसोम नंबर 13 में अगर ट्राइसमी है, ओके, पैर की जगह पे 3 क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हो गया है, तो उसको बोलेंगे अपन पटाउ सिंड्रोम। थर्ड मोस्ट कॉमन ऑटोसोमल, फर्स्ट कौन सी थी, फर्स्ट थी आपके डाउन सिंड्रोम, सेकेंड एडवर्ड सिंड्रोम एंड थर्ड वन इज पटाउ सिंड्रोम। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ, इसमें भी डेथ का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, सेंट्रल अपनी। प्रोग्नोसिस की बात करें 70% डेथ हो जाती है फर्स्ट 3 मंथ्स के अंदर, 95% डेथ हो जाती है फर्स्ट 3 ईयर ऑफ द लाइफ। इट मीन्स कि सर्वाइवल जो रेट है वो बिल्कुल मिनिमम है। ओके, रेयरली रीच अप टू 10 ईयर्स ऑफ द एज, रेयरली ही कोई बच्चा होता है जो 10 ईयर तक या फिर 10 ईयर्स तक सर्वाइव कर पाता है। इट मीन्स कि ऑलमोस्ट सब की डेथ हो जाती है। मोस्ट कॉमन कार्डियक डिफेक्ट इज वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट्स एंड एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट एंड पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। अनदर वन, क्लिनिकल फीचर्स की बात करें, क्लिनिकल फीचर्स में आपको मिड लाइन डिफेक्ट देखने को मिलेगी। मिड लाइन इट मीन्स कि जो बॉडी का मिडल पार्ट है उसके अंदर जितने भी ऑर्गन इंक्लूड होते हैं उस ऑर्गन्स की अबनॉर्मलिटी, अबनॉर्मल फॉर्मेशन सब देखने को मिलेगा। ओके, देखते हैं अप्लेसिया क्यूटिस कंजेनाइटा देखने को मिलेगा आपको, यानी कि कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ द स्किन। कहाँ पे, हेड पे, देखिए यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ओके, यहाँ पे ये कंजेनाइटली स्किन एब्सेंस होगी हेड के ऊपर, इसको क्या बोला, अप्लेसिया क्यूटिस कंजेनाइटा, यानी कि कंजेनाइटली एब्सेंस ऑफ स्किन ऑन हेड। ओके, जैसे ही बर्थ होगा आपको ये देखने को मिलेगा, कंजेनाइटल स्किन एब्सेंस होगी, पटाउ सिंड्रोम। ओके, माइक्रोऑप्थेल्मिया, माइक्रोऑप्थेल्मिया मतलब स्मॉल आई,
ओके, एक वन आई आपको यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल शेप में दिख रही है, अनदर वन इज स्मॉल वन, अनदर आई इज स्मॉल, तो दिस इज नॉन एज माइक्रो ऑप्थेल्मिया। ओके, एनोप्थेल्मिया भी देखने को मिल सकता है। एनोप्थेल्मिया इट मीन्स कि यहाँ पे बिल्कुल आई एब्सेंस ही हो, तो दिस इज नॉन एज एनोप्थेल्मिया। लेकिन अगर स्मॉल आइज है, दिस इज इंडिकेशन ऑफ द साइन ऑफ पटाउ सिंड्रोम। नेक्स्ट वन, पोस्ट एक्सियल पॉलीडैक्टिली। ये साइन और सिम्टम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके टाइप्स। पोस्ट एक्सियल पॉलीडैक्टिली, पॉलीडैक्टिली का मतलब है एक्स्ट्रा फिंगर। नॉर्मली 5 फिंगर्स पर हैंड आपको देखने को मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा फिंगर देखने को मिलेगी, तो उसको बोलेंगे पॉली एक्सियल पॉलीडैक्टिली बोलेंगे। लेकिन पॉली एक्सियल क्या होता है, प्री एक्सियल क्या होता है, पोस्ट एक्सियल क्या होता है, तो यहाँ पे पोस्ट एक्सियल पॉलीडैक्टिली आपको देखने को मिल रहा है। ओके, तो ये जो पॉलीडैक्टिली के टाइप्स है ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, फर्स्ट वन इज सेंट्रल। सेंट्रल इट मीन्स कि जो आपकी एक थंब हो गया, 4 फिंगर्स होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फिंगर से देखने को मिल रही है, तो 5 फिंगर्स प्लस 1 थंब, इट मीन्स ऑल ओवर 6 हो गई। ओके, तो इसको लोग बोल दिया सेंट्रल। अगर फिंगर्स अटैच है किस साइड में, रेडियल बोन की साइड में, रेडियल आर्टरी या फिर रेडियल जो बोन है, रेडियल बोन के साइड में एक्स्ट्रा फिंगर थंब के पास में, यानी कि थंब साइड में, थंब के पास में एक और एक्स्ट्रा थंब आपको देखने को मिल रहा है, तो उसको आप क्या बोलेंगे, प्री एक्सियल। प्री एक्सियल और रेडियल पॉलीडैक्टिली। बिल्कुल मिडिल पार्ट में सेंट्रल बोल दिया। ओके, अल्नार साइड में है, अल्नार बोन के साइड में एक्स्ट्रा फिंगर यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, तो इसको क्या बोल दिया अपन ने, पोस्ट एक्सियल अल्नार। ये टाइप्स है पॉलीडैक्टिली के, कभी भी इमेज देके पूछा जा सकता है। ओके, तो प्री एक्सियल, सेंट्रल एंड पोस्ट एक्सियल इज ए टाइप ऑफ द पॉलीडैक्टिली। जबकि आपको पोस्ट एक्सियल पॉलीडैक्टिली देखने को मिलेगी किसमें, पटाउ सिंड्रोम के अंदर, पोस्ट एक्सियल। दिस वन इज सीन इन पटाउ सिंड्रोम। ओके, पोस्ट एक्सियल। नेक्स्ट वन, नॉर्मल देख, नेक्स्ट वन आपको क्या देखने को मिलेगा, होलो प्रोएंसेफेली। होलो प्रोसेंसिफेली इट मीन्स कि जब इंट्रा यूटेराइन लाइफ में ब्रेन का फॉर्मेशन होता है। ओके, ब्रेन का फॉर्मेशन होता है तो 18 टू 28 वीक के बाद में इनवर्ड रोटेशन होके ब्रेन में आपके 2 वेंट्रिकल्स का फॉर्मेशन होता है। नॉर्मली कितने वेंट्रिकल्स होते हैं, 4 वेंट्रिकल्स इन द ब्रेन, लेकिन लेटरल जो हेमिस्फेयर या फिर 2 वेंट्रिकल्स होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है इंट्रा यूटेराइन लाइफ में 18 से 28th डे के आसपास। लेकिन ये जो क्लीवेज है इसका फॉर्मेशन सही से नहीं हो, यानी कि फेलियर ऑफ द क्लीवेज, फेलियर ऑफ द रोटेशन, फिर रोटेशन नहीं हो स्पाइनल कोड का, और इस वजह से ही एक सिंगल वेंट्रिकल ही रहे आपके। ओके, फोर ब्रेन के अंदर, तो इसको क्या बोला अपन ने, होलो प्रोएंसेफेली। होलो मीन्स वंस, प्रोएंसेफेली मीन्स वेंट्रिकल हेमिस्फेयर। तो एब्सेंस ऑफ द 2 हेमिस्फेयर इन फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के अंदर नॉर्मली 2 हेमिस्फेयर होने चाहिए, लेकिन अगर एक ही हेमिस्फेयर है तो उसको क्या बोलेंगे अपन, होलो प्रोएंसेफेली। ऐसा क्यों होता है, नॉर्मली वेंट्रल इंडक्शन नहीं होता है, क्लीवेज फॉर्मेशन फेलियर हो जाता है और उस वजह से रोटेट नहीं हो पाता, आपका ब्रेन रोटेट नहीं होगा, तो एक ही वेंट्रिकल फोर ब्रेन में आएगा, उसको बोला अपन ने होलो प्रोएंसेफेली। दिस इज साइन ऑफ पटाउ सिंड्रोम। नेक्स्ट वन, कोलोबोमा। नेक्स्ट साइन क्या है, कोलोबोमा। कोलोबोमा मीन्स एक हेल्थी आई आप दिख रहे हैं, जबकि कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटीज ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ द आई, जो आई की जो मेम्ब्रेन है उसकी कंजेनाइटल, उसमें कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटीज देखने को मिल रही है। नॉर्मली आपको बिल्कुल राउंड शेप में यहाँ पे, ओके, राउंड शेप में पीपल और कॉर्निया देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए अब नॉर्मली फॉर्मेशन हो रखा है कुछ टिश्यूज का, कुछ मेम्ब्रेन का, जिसने कॉर्निया को वापस कॉरोइड से अटैच कर दिया। तो ये क्या है, कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ द आई, आई की मेम्ब्रेन की कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटी से, जैसे कि कॉर्निया की हो गई, कॉरोइड हो गई, ऑप्टिक डिस्क की हो गई, दिस इज नॉन एज कोलोबोमा। तो ये देखने को मिलेगा आपको पटाउ सिंड्रोम के अंदर। नेक्स्ट वन आपको क्या देखने को मिलेगा, कैपिलरी हिमेंजियोमा।
ओके। बेनाइन ट्यूमर होगा मेड अप ऑफ द अबनॉर्मल ब्लड वेसल्स, किसी भी ऑर्गन में, बॉडी पार्ट में जो आउटर सरफेस में क्या होगा, कैपिलरी बाहर निकलेगी और उस कैपिलरी से किसी ट्यूमर का फॉर्मेशन होगा। ये ट्यूमर मैलिग्नेंट नहीं होता है, वैसे बेनाइन होता है, लेकिन ये इसका फॉर्मेशन होता है वो अबनॉर्मल ब्लड वेसल से होता है। बेनाइन ट्यूमर्स मेड अप ऑफ द अबनॉर्मल ब्लड वेसल्स, इस टाइप में, तो इसको क्या बोलते हैं, कैपिलरी हेमेंजियोमा। दिस इज ऑल्सो साइन ऑफ द पटाउ सिंड्रोम। नेक्स्ट वन, माइक्रोसेफेली हेड, स्मॉल हेड साइट्स, हाइपोटोनिया, ओके, एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट, डीफनेस, genital abnormalities and clenched fist. This is also all over symptoms of the Patav syndrome. तो यहाँ पे मेनली आपको कोलोबोमा याद रखना है, कैपिलरी हेमेंजियोमा एंड होलोप्रोन्सेफेली एंड आपको पोस्ट एक्सियल पॉलीडेक्टिली, टाइप्स ऑफ द पॉलीडेक्टिली इज ऑल्सो इम्पोर्टेंस, एंड माइक्रोऑप्थेल्मिया एंड मिडलाइन डिफेक्ट मींट अप्लेसिया क्यूटिस कंजेनाइटा। चलिए नेक्स्ट सिंड्रोम इज Turner syndrome. Turner syndrome, it means कि there is a monosomy of the chromosome number 23. 23 क्रोमोसोम पेयर में नहीं बन के ओनली एक ही फॉर्मेशन हो, यानी कि एक्स और वाई बनना चाहिए था। 23 नंबर क्रोमोसोम कौन सा, सेक्स क्रोमोसोम है, यहाँ पे एक्स वाई या फिर एक्स एक्स बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ओनली वन एक्स एक्स ही बन रहा है, यानी कि मोनोसोमी। ओके, तो यहाँ पे कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ द वन क्रोमोसोम नॉन एज मोनोसोमी। तो ये क्रोमोसोम नंबर 23 की डिफॉर्मिटी है, इट मीन्स ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसको बोलेंगे टर्नर सिंड्रोम। लैब फाइंडिंग की बात करें तो इसमें जो आपको हाई फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, हाई ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड लो एस्ट्रोजन लेवल देखने को मिलेगा लैब फाइंडिंग्स के अंदर। मोस्ट कॉमन रीनल एनोमलीज आपको देखने को मिलती है इसके अंदर। अब नॉर्मल किडनी का फॉर्मेशन होता है, हॉर्स सू किडनी, ओके, घोड़े की नाल के आकार की या फिर घोड़े के पैर की आकार की किडनी आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे। ओके, डबल कलेक्टिंग सिस्टम देखने को मिलता है। ओके, नॉर्मली सिंगल कलेक्टिंग सिस्टम होता है, लेकिन यहाँ पे किडनी का फॉर्मेशन एक तो हॉर्स सू शेप में हुआ है और डबल कलेक्टिंग, पर किडनी डबल कलेक्टिंग सिस्टम, डबल यूरेटर आएगा आपको यहाँ पे, इनकम्प्लीट डुप्लीकेट यूरेटर, यानी कि 2 यूरेटर देखने को मिलेंगे, आगे आकर एक यूरेटर का फॉर्मेशन और फिर वही जाएंगे ब्लड के अंदर, लेकिन यहाँ पे डबल कलेक्टिंग सिस्टम और 2 यूरेटर। ओके, दिस इज साइन ऑफ टर्नर सिंड्रोम। नेक्स्ट वन, इंक्रीज रिस्क ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, हसीमोटो डिजीज, सीलियक डिजीज, इन्फ्लेमेटरी बोवल डिजीज। इसका रिस्क इंक्रीज हो जाएगा उस बच्चे के अंदर जिसके अंदर टर्नर सिंड्रोम होगा। इंक्रीज रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी की बात करें तो गोनेडोब्लास्टोमा का रिस्क इंक्रीज हो जाएगा, गोनेडोब्लास्टोमा। क्लिनिकल फीचर्स, शॉर्ट स्ट्रेसर्स, लिम्फ एडिमा ऑफ द हैंड एंड फिट, हैंड और फिट का क्या हो जाएगा, लिम्फ एडिमा। सील्ड सेस्ट, एक सील्ड टाइप का सेस्ट देखने को मिल रहा है यहाँ आपको। नॉर्मली जब किसी फाइट में लड़ने के लिए पुराने टाइम में राजा महाराजा जाते थे तो यहाँ पे एक सील्ड टाइप में जो सेस्ट के ऊपर लगाते थे, उसी सील्ड टाइप की सेस्ट आपको यहाँ पे दिख रही है। सील्ड इस टाइप में सील्ड होती है, तो यहाँ पे सील्ड टाइप की सेस्ट देखने को मिल रही है आपको। ओके, सील्ड सेस्ट, वाइडली स्पेस्ड निपल, दो निपल है उनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होगा, बहुत ज़्यादा गैप होगा, दिस इज नॉन एज सील्ड सेस्ट। नेक्स्ट साइन ऑफ क्यूबिटस वेल्गस। ओके, क्यूबिटस वेल्गस का मतलब होता है जब आप अपने हैंड को एक्सटेंड करते हो तो उसका एंगल किस टाइप का बनता है, उसकी एंगल की अगर डिफॉर्मिटी है तो उसको बोलते हैं क्यूबिटस वेल्गस या फिर क्यूबिटस वेरस। ओके, 2 टाइप की अबनॉर्मलिटी। तो अबनॉर्मलिटी ऑफ द कैरिंग एंगल, अपर एक्सट्रीमिटी में हेड को एक्सटेंड करते हैं उसका एंगल कितना बनता है, क्यूबाइडल फोसा है इसका, ओके, एल्बो का। ये अगर एंगल अबनॉर्मल है तो उसको बोलते हैं क्यूबिटस अबनॉर्मलिटी। तो अबनॉर्मलिटी ऑफ द कैरिंग एंगल नॉर्मली होना चाहिए, ये जो एंगल जब आप अपने हैंड को एक्सटेंड करते हो तो यहाँ पे क्यूबाइटल फोसा का जो एंगल है वो 5 to 15 डिग्री के बीच में रहना चाहिए। फुली एक्सटेंड करने के बाद में ये जो एंगल है इन बिटवीन 5 to 15 डिग्री एंगल इज नॉर्मल, बट ये अगर लेस देन 5 डिग्री है देन नॉन इज क्यूबाइटस वेरस, एंड इफ दिस एंगल इज मोर देन 15 डिग्री नॉन एज क्यूबाइटस वेल्गस। तो ये जो एंगल है आपको मोर देन 15 डिग्री का एंगल देखने को मिलेगा किसके अंदर,
किसके अंदर, टर्नर सिंड्रोम के अंदर, जिसको बोलेंगे अपन कुबर्टस वेल्गस। तो ये एबनॉर्मल ऑफ कैरिंग एंगल भी आपको इसके टाइप्स याद रखने हैं। एक होता है कुबर्टस वेरस एंड अनदर वन इज कुबर्टस वेल्गस। कुबर्टस वेल्गस देखने को मिलेगा किसके अंदर, टर्नर सिंड्रोम के अंदर। अनदर वन अगर आगे बढ़ें तो आपको टर्नर सिंड्रोम के अंदर क्या देखने को मिलेगा, लो पोस्टीरियर हेयर लाइन। ये जो पोस्टीरियर साइड में, नेक साइड में आपकी जो हेयर लाइन नॉर्मली यहाँ तक होनी चाहिए, लेकिन लो पोस्टीरियर देखने को मिलेगी इस टाइप में, इस टाइप में देखने को मिल सकती है। दिस इज साइन ऑफ टर्नर सिंड्रोम्स। ओके, बूजी आईब्रोज, ये आईब्रोज है, ये आपको अपवर्ड मूवमेंट टाइप में देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे बूजी टाइप्स में। ओके, दिस इज साइन ऑफ टर्नर सिंड्रोम्स। लो सेट ईयर, पोस्टीरियरली रोटेटेड ईयर। एक तो लो सेट ईयर हो गए, लो सेट ईयर तो और कहाँ पे थे, डाउन सिंड्रोम में भी थे, लेकिन लो सेट ईयर के साथ में यहाँ पे पोस्टीरियरी जो रोटेटेड ईयर भी आपको देखने को मिल रहे हैं, पोस्टीरियरी रोटेटेड होंगे। ओके, तो ये सब आपको देखने को मिलेगा किसके अंदर, टर्नर सिंड्रोम के अंदर। ओके, ये लो पोस्टीरियर हेयरलाइन कैन बी सिम्टम्स ऑफ क्लिपल फेल सिंड्रोम, यानी कि ये जो लो पोस्टीरियर हेयरलाइन है ये आपको क्लिपल फेल सिंड्रोम के अंदर भी देखने को मिलती है। किसके अंदर, क्लिपल फेल सिंड्रोम, ए रेयर बोन डिसऑर्डर दैट कॉज द अबनॉर्मल फ्यूजन ऑफ द 2 और मोर नेक बोन। 2 या 2 से ज़्यादा नेक बोन की अबनॉर्मल फ्यूजन होने की वजह से ये जो पोस्टीरियर हेयरलाइन है ये अबनॉर्मल होती है, बहुत ज़्यादा लोअर होती है, तो उसको बोलते हैं क्लिपल फेल सिंड्रोम। ये बोन डिसऑर्डर है, यानी कि क्लिपल फेल सिंड्रोम के अंदर भी आपको लो पोस्टीरियर हेयरलाइन देखने को मिलता है, किसके साथ में, टर्नर सिंड्रोम के साथ में। नेक्स्ट वन, वेबर्ड नेक। वेबर्ड नेक, वेबर्ड नेक, नॉर्मली आपको नेक का फॉर्मेशन किस टाइप में होता है, बिल्कुल स्ट्रक्चर लाइक दिस, इन दिस शेप, इस शेप में होना चाहिए, लेकिन ये अब नॉर्मली आपको नेक है, जो हम्पेड नेक है, बड़ी सी नेक है, बफेलो नेक है, इस टाइप की देखने को मिल रही है, इसको बोलते हैं वेबर्ड नेक। दिस इज साइन ऑफ टर्नर सिंड्रोम। फोर्थ मेटाकार्पल बोन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ मेटाकार्पल बोन का यहाँ पे अब नॉर्मल क्या हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है। ये तो कार्पल हो गई, ये मेटाकार्पल। देखिए मेटाकार्पल यहाँ पे नॉर्मल है, मेटाकार्पल नॉर्मल है, मेटाकार्पल नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पे अब नॉर्मली मेटाकार्पल का फॉर्मेशन हुआ, इस वजह से पॉलीडेक्टिली आपको जो स्ट्रक्चर है वो आपको क्या देखने को मिल रहा है, स्मॉल देखने को मिल रही है फिंगर की। तो ये फोर्थ मेटाकार्पल बोन की डिफॉर्मिटी होगी। नॉर्मल इंटेलिजेंस तो वैसे नॉर्मल रहेगा, एक्सेप्ट मैथ, जो बच्चा होगा वो थोड़ा सा मैथ में वीक होगा, अदरवाइज उसका इंटेलेक्चुअल लेवल है या फिर इंटेलिजेंस नॉर्मल रहेगा। लेकिन फोर्थ मेटाकार्पल बोन आपको शॉर्ट देखने को मिलेगी। चलिए, मोस्ट कॉमन कार्डियक डिफेक्ट की अगर बात करें तो बाइकस्पिड एरोटिक वॉल्व। नॉर्मली जो एरोटिक वॉल्व होता है वो ट्राइकस्पिड होता है, उसके अंदर 3 लिफलेट्स होती है, 3 लिफलेट्स यहाँ पे आप देख रहे हैं। ये है नॉर्मल ट्राइकस्पिड एरोटिक वॉल्व, आपको 3 लिफलेट्स देखने को मिल रही है, 1 2 एंड 3। दिस इज नॉर्मल स्ट्रक्चर, बट इन दिस कंडीशन देखिए यहाँ पे बाइकस्पिड एरोटिक वॉल्व 2 लिफलेट्स ही देखने को मिल रही है, तो ये आपको देखने को मिलेगा इन कार्डियक डिफेक्ट के अंदर, कार्डियक डिफेक्ट के अंदर। चलिए, तो कार्डियक डिफेक्ट के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, बाइकस्पिड एरोटिक वॉल्व, यानी कि ट्राइकस्पिड होना चाहिए नॉर्मली, लेकिन ये बाइकस्पिड होगा। ओके, कोएरेक्शन ऑफ द एरोटा देखने को मिलेगा आपको। नॉर्मल हार्ट में यहाँ पे एरोटा की शेप बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन कोएरेक्शन ऑफ एरोटा में क्या देखने को मिलेगा आपको, जैसे ही आर्क ऑफ एरोटा से डाउनवर्ड एरोटा आएगा, यहाँ पे आपको कैरोटा जो एरोटा में क्या देखने को मिलेगा, नैरोइंग या फिर एट्रेसिया टाइप में देखने को मिलेगा, नैरो पार्ट देखने, कोएरेक्शन जिसको बोलते हैं। तो इस वजह से लोअर एक्सट्रीमिटी में क्या होता है, लोअर एक्सट्रीमिटी के अंदर वीक पल्स, लो बीपी। तो अगर आपको डिजीज कंडीशन पूछ ले कि वो कौन सी कार्डियक डिफेक्ट है जिसके अंदर लोअर एक्सट्रीमिटी के अंदर पल्स वीक आती है, अपर एक्सट्रीमिटी के अंदर पल्स हाई आती है, लोअर एक्सट्रीमिटी के अंदर बीपी लो आती है, अपर एक्सट्रीमिटी के अंदर नॉर्मल या फिर हाई आती है, लोअर एक्सट्रीमिटी के अंदर साइनोसिस होता है, तो वो कौन सी कंडीशन होती है, कैरोक्शन एरोटा, क्योंकि यहाँ पे अपर एक्सट्रीमिटी को सप्लाई होने वाली जो आर्टरीज है
यहाँ तक तो ब्लड का फ्लो नॉर्मल है, लेकिन जैसे ही लोअर पोर्शन में जाएगा, एब्डोमिनल एरोटा में जाएगा, यहाँ पे कोरेक्शन है, उसकी वजह से ब्लड सप्लाई लोअर पोर्शन में डिक्रीज होगी, इसलिए लोअर पोर्शन में वीक पल्स, लो बीपी, साइनोसिस, ये सब साइन और सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। तो कोरेक्शन ऑफ द एरोटा इज ऑल्सो सीन इन टर्नर सिंड्रोम। अनदर वन मोस्ट कंसिस्टेंस फाइंडिंग की बात करें तो शॉर्ट स्ट्रक्चर्स एंड ओवेरियन डिसजेनेसिस, ये मोस्ट कंसिस्टेंस फाइंडिंग है। ट्रीटमेंट इसमें आपको ग्रोथ हार्मोन और एस्ट्रोजन थेरेपी दी जाती है। चलिए, तो ये तो हो गया टर्नर सिंड्रोम। नेक्स्ट वन इज नोनन सिंड्रोम। नोनन सिंड्रोम क्या है? लैब फाइंडिंग की बात करें तो नोनन सिंड्रोम के अंदर क्लोटिंग फैक्टर डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी। मेनली कौन सा फैक्टर है? फैक्टर नंबर 11 एंड फैक्टर नंबर 12 डेफिशिएंसी इज देयर। अबनॉर्मल प्लेटलेट्स काउंट्स। मोड ऑफ इनहेरिटेंस की बात करें तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। ओके, पीटीपीएन 11 नंबर जीन्स ऑन द क्रोमोसोम नंबर 12 एंड ये तो कौन से क्रोमोसोम की नंबर है? 12 है Q24। कौन सा क्रोमोसोम यहाँ पे? क्रोमोसोम नंबर 12 की अबनॉर्मलिटी है नूनन सिंड्रोम, ये इतना याद रखना है आपको। ओके, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है ये। ओके, क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो डाउन स्लेंटिंग पाल्पेब्रल फीचर्स, अप स्लेंटिंग पाल्पेबल फीचर्स किस में थे? अप स्लेंटिंग पाल्पेबल फीचर्स आपको डाउन सिंड्रोम में देखने को मिल रहे थे। अप स्लेंटेड किस में थे? डाउन सिंड्रोम के अंदर। जबकि यहाँ पे डाउन स्लेंटिंग पाल्पेबल फीचर्स किसके अंदर है? किसके अंदर है? नूनन सिंड्रोम के अंदर। यहाँ पे आउटर कैंथस का जो एंगल है वो लोअर है कंपेरेटिव टू द इनर कैंथस, तो इसको बोलेंगे डाउन स्लेंटिंग पाल्पेबल फीचर्स। नूनन सिंड्रोम के अंदर देखने को मिलेगा आपको। अनदर वन बात करें तो शॉर्ट स्ट्रक्चर, हाइट स्मॉल रहेगी, सील्ड सेस्ट अभी देखा आपने। क्यूबिटस वेल्गस, एंगल ऑफ क्यूबिटल फोसा इज मोर देन 15 डिग्री। लो पोस्टीरियर हेयर लाइन्स। ओके, वेब नेक, पोस्टीरियर रोटेटेड ईयर्स, जैसे कि आपको टर्नर सिंड्रोम में देखने को मिल रहे थे। ओके ओके, क्रिप्टोर्सिडिज्म, अनडिसेंडेड टेस्टिस इज आल्सो सीन इन नोनन सिंड्रोम। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इज आल्सो देयर। डिलेड पीपुबर्टी, टोसिस, ओके, जो आईलिड्स होगी वो एकदम डाउन हो गया, जिसको बोलेंगे टोसिस। कॉमन कार्डियक डिफेक्ट की बात करें तो पल्मोनरी स्टेनोसिस एंड हाइपरट्रोपिक कार्डियोमायोपैथी इज आल्सो सीन इज देयर। मैलिग्नेंसी में बात करें तो एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया एंड क्रोनिक माइलोसाइटिक ल्यूकेमिया रिस्क फैक्टर इज मोर देयर। ट्रीटमेंट ग्रोथ हार्मोन। चलिए, तो ये तो हो गया नूनन सिंड्रोम। नेक्स्ट वन बात करें क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। ट्राइसेमी ऑफ क्रोमोसोम 23। ओके, अगर मोनोसोमी है यानी कि वहाँ पे एक ही क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हो रहा था 23 का, तो उसको बोला था अपन ने टर्नर सिंड्रोम। लेकिन अगर यहाँ पे जो सेक्स क्रोमोसोम है उसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हो जाए, ओके, यानी कि डबल एक्स वाई का फॉर्मेशन हो जाए, तो उसको बोलेंगे अपन क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, डबल एक्स वाई। फिर लेबोरेटरी फाइंडिंग देखेंगे अपन अगर क्लीनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? लो टेस्टोस्टेरोन एंड हाई फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ओके, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग एंड ल्यूटिनाइजिंग इज हाई एंड टेस्टोस्टेरोन इज लो। क्लिनिकल फीचर्स की तरफ जाएंगे तो आपको गायनेकोमेस्ट या फीमेल लाइक ब्रिस्ट सेस्ट आपको देखने, फीमेल लाइक ब्रिस्ट देखने को मिलेगा यहाँ आपको। ओके, टेल स्ट्रक्चर, हाइट बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी। स्मॉल टेस्टिस साइज की, टेस्टिस की जो नॉर्मल साइज है वो स्मॉल देखने को मिलेगी। ओके, माइक्रो पेनिस साइज इज स्मॉल ऑल्सो देयर। नॉर्मल प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इनफर्टिलिटी इज मोस्ट कॉमन। behavior problems, okay, the most common cause of the primary hypogonadism infertility in male, infertility is male, more common होगा किसके अंदर? क्लीनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर। ओके, यहाँ पे रिस्क की बात करें तो पल्मोनरी डिजीज में की रिस्क इंक्रीज हो जाएगी। वेरिकोज वेन और अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर रिस्क फैक्टर ऑल्सो इंक्रीज। मैलिग्नेंसी में बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर और टेस्टिकुलर कैंसर्स का रिस्क फैक्टर इंक्रीज हो जाता है, रिस्क इंक्रीज हो जाती है किसके अंदर? क्लीनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर। एंड मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पे क्योंकि टेस्टोस्टेरोन लो है, इसलिए आप क्या देंगे? टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो ये क्या हो गया आपका क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। नेक्स्ट वन फ्रेजिल एक्स सिंड्रोम। नेक्स्ट वन कौन सा है? फ्रेजिल एक्स सिंड्रोम। फ्रेजिल एक्स सिंड्रोम इज ऑल्सो नोन एज मार्टिन बेल सिंड्रोम। इसको मार्टिन बेल सिंड्रोम भी बोला जाता है, ऑल्सो नोन एज
मार्टिन बेल सिंड्रोम। चलिए, ये क्या, एक जेनेटिक कंडीशन कॉजिंग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ये भी एक जेनेटिक डिजीज है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कॉज करती है। फ्रेजिल एक्स सिंड्रोम कॉज माइल्ड टू सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड अफेक्ट बोथ मेल एंड फीमेल। इसमें फीमेल थोड़ी सी यूजुअली कम अफेक्ट होती है, बट फीमेल यूजुअली हैव माइल्डर सिम्टम्स, फीमेल के अंदर आपको इतने सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते हैं। फिर मोड ऑफ इनहेरिटेंस की बात करें कि ये ट्रांसफ़र कैसे होता है एक पर्सन से दूसरे में, तो एक्स लिंकेड डोमिनेंट इनहेरिटेंस से, यानी कि पेरेंट्स से उनके साइड्स में हो सकता है, मोस्टली एक्स लिंकेड है। चलिए, मोर देन 200 CGG रिपीट्स इन FMR फर्स्ट जीन। चलिए, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, थोड़ा सा डीप हो गया, लेकिन एक बार मोर देन 200 CGG यहाँ पे रिपीट होते हैं FMR जीन के अंदर। डायग्नोसिस बात करें तो मोलिकुलर जेनेटिक टेस्ट करते हैं फॉर CGG LLI रिपीट साइज एंड कैन फीमेल है फ्रेजिल सिंड्रोम। तो फीमेल के अंदर फ्रेजिल सिंड्रोम होता है, पर इसके अंदर सिम्टम्स क्या होते हैं, माइल्ड होते हैं। प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर्स। फिर क्लिनिकल फीचर्स की तरफ जाएं अपन फ्रेजिल सिंड्रोम, फ्रेजिल एक्स सिंड्रोम के अंदर, तो यहाँ आपको प्रोमिनेंट ब्रॉड फोरहेड देखने को मिलेगा, लार्ज ईयर, ईयर की साइज बहुत बड़ी होगी, लॉन्ग फेस, लंबा सा फेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके ओके, स्ट्राबिस्मस यानी कि स्क्वेंटिंग आपको देखने को मिलेगी, दोनों आई होगी, उसके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। ओके, प्रोमिनेंट लोअर या फिर जो मैक्सिला है वो मैंडिबल है वो आपको देखने को मिलेगी। ओके, इसके अलावा आपको क्राउडिंग हाई आर्केड पैलेट, ये इंपॉर्टेंट है, कभी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। क्राउडिंग हाई आर्क्ड पैलेट, ये हाई आर्क्ड पैलेट इज स्ट्रक्चरल abnormalities in the mouth that cause the roof of the mouth to be higher than normal and space between the teeth to be narrow। एक तो स्पेस के बीच में जो टीथ के बीच में स्पेस होगा वो बिल्कुल नैरो हो जाएगा। ओके, और ये जो हार्ड पैलेट होगा ये हाई आर्केड मतलब बहुत ऊंचा होगा, डीप होगा, यहाँ पे ओरल कैविटी के अंदर स्पेस बहुत ज़्यादा होगा, तो इसको बोलते हैं क्राउडिंग हाई आर्क्ड पैलेट। ओके, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा ओटिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड डिस्टिंक्ट फेशियल फीचर्स, मर्मर या फिर मेटल वॉर प्रोलैप्स, ये कार्डियक डिफेक्ट के अंदर आएगा। ओके, कार्डियक डिफेक्ट के अंदर होलोसेस्ट, हाइपोटोनिया या फिर जॉइंट लेक्सिटी आपको देखने को मिलेगी, दोनों साइड में मूवमेंट, जैसे कि फिंगर का आप करवाते हो एक साइड में मूवमेंट लगेंगे, पोस्टीरियर मूवमेंट नहीं होता, लेकिन इसके अंदर हाइपोटोनिया जॉइंट लेक्सिटी है, इसलिए किसी भी साइड में इजीली जो जॉइंट का मूवमेंट हो जाता है। स्कोलियोसिस देखने को मिलेगा। ओके, पोस्टीरियर जो स्पाइन है वो आपको प्रोट्यूज या फिर बाहर की साइड में देखने को मिलेगी स्कोलियोसिस। मैक्रो ऑर्सिडिज्म, जो मैक्रो इट मीन्स की जो साइज होगी वो क्या होगी, आपको इंक्रीज देखने को मिलेगी। चलिए, टेस्टिस की, उसके बाद में नॉर्मल फुट एंड पेस प्लेनस यानी कि फ्लैट फुट आपको देखने को मिलेगा, जिसको क्या बोलेंगे अपन, पेस प्लेनस, फ्लैट फुट। नॉर्मली यहाँ पे जो सी शेप में होना चाहिए ये आपको बिल्कुल फ्लैट देखने को मिलेगा। अनदर वन, अब नेक्स्ट सिंड्रोम कौन सा है, तो ये तो हो गया आपका, हाँ, कौन सा सिंड्रोम, फ्रेजिल एक्स सिंड्रोम। ओके, फ्रेजिल एक्स में आपको ये क्राउडिंग हाई आर्क्ड प्लेट एंड जो मर्मर या फिर मेटल वॉर प्रोलैप्स आपको याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। हाइपोटोनिया इज ऑल्सो एंड पेस प्लेनस, पेस प्लेनस। अनदर वन, नेक्स्ट अगर बात करें तो विलियम सिंड्रोम, अगला कौन सा सिंड्रोम है, विलियम सिंड्रोम। ओके, विलियम सिंड्रोम में मोड ऑफ इनहेरिटेंस की बात करें तो ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। माइक्रो डिलीशन ऑफ 7 नंबर क्रोमोसोम, कौन से क्रोमोसोम की अबनॉर्मलिटी है, क्रोमोसोम नंबर 7, विलियम सिंड्रोम। क्रोमोसोम नंबर 7 के कुछ पार्ट्स अगर डिलीट हो जाएं, माइक्रो डिलीशन ऑफ क्रोमोसोम नंबर 7, तो कौन सी डिजीज हो जाएगी, विलियम सिंड्रोम। लेबोरेटरी फाइंडिंग की तरफ जाएंगे तो हाइपरकैल्सीमिया आपको इसमें देखने को मिलेगा। क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे तो लॉन्ग फिल्ट्रम आपको देखने को मिलेगा, या फिर इल्फिन फेज, डिस्टेंस बिटवीन द अपर लिप एंड नोज इज ग्रेटर देन नॉर्मल। यहाँ पे अपर लिप और यहाँ पे नोज, इस दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस है ये यूजुअली अगर नॉर्मल से ज़्यादा हो, इंक्रीज हो जाए, तो उसको बोलते हैं लॉन्ग फिल्ट्रम, उसको क्या बोलते हैं, लॉन्ग फिल्ट्रम। तो लॉन्ग फिल्ट्रम आपको देखने को मिलेगा विलियम सिंड्रोम के अंदर। ब्रॉड माउथ, बहुत बड़ा माउथ देखने को मिल रहा है यहाँ पे। शॉर्ट नोज विथ बल्बलस नेजल टिप,
नाक जो है बलबलस आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे शॉर्ट नोज होगा। ओके, कॉकटेल पर्सनैलिटी, कॉकटेल मीन्स सोशल पर्सनैलिटी होगी, जो बेबी होगा, बच्चा होगा, वो किसी के साथ में जाके बहुत जल्दी फ्रेंकली हो जाएगा, उससे बातचीत करेगा, कुछ भी बोलेगा, तो क्या होगा, कॉकटेल पर्सनैलिटी या फिर सोशल पर्सनैलिटी जिसको बोलते हैं। मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, जॉइंट लेग्जिटी होगी, हाइपर मोबिलिटी ऑफ द जॉइंट, जॉइंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा मूवमेंट इजीली किसी भी तरह बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होंगे, कहीं पे भी आप जॉइंट की मूवमेंट करवा सकते हैं, तो जॉइंट लेग्जिलिटी। आइज़ में देखेंगे तो स्टिलेट आइरिस आपको देखने को मिलेगा, सैटेलाइट, किस टाइप का आइरिस, आपको सैटेलाइट आइरिस देखने को मिलेगा। सैटेलाइट आइरिस मीन्स लाइक बाईसाइकिल व्हील, यहाँ पे आइज की स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, कॉर्निया, और उसमें बाइक के व्हील की तरह जो ताड़ियाँ लगी होती है, डंडियाँ जो लगी होती है बाइक के व्हील के अंदर, बाईसाइकिल के व्हील के अंदर, उस टाइप में आपको आइज देखने को मिलेगी। किस शेप में, लाइक व्हील, दिस टाइप्स। तो उसको क्या बोलेंगे अपन, सैटेलाइट आइरिस। ओके, तो यहाँ पे आइरिस, सैटेलाइट आइरिस देखने को मिलेगा। ओके, स्ट्राबिस्मस देखने को मिलेगा, यानी कि क्रॉस आई या फिर एब्सेंस ऑफ द कोऑर्डिनेशन बिटवीन टू आइज, दोनों आइज के बीच में कोऑर्डिनेशन है, इसको अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। स्ट्राबिस्मस भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। कार्डियक डिफेक्ट की बात करें तो सुप्रा वेलुलर एरोटिक स्टेनोसिस, यानी कि जस्ट एरोटिक जो वॉल होगा उसके प्रोक्सिमल, एरोटिक वॉल तो यहाँ है, इसके ऊपर की साइड में आपको क्या देखने को मिल रहा है, स्टेनोसिस। लिस्ट कॉमन टाइप ऑफ द एरोटिक स्टेनोसिस है ये, 80% कार्डियक डिफेक्ट में यही देखने को मिलेगा। इसके अलावा पेरिफेरल पल्मोनिक स्टेनोसिस और पल्मोनरी वल्वुलर स्टेनोसिस भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो ये तो हो गया कौन सा, विलियम सिंड्रोम। ओके, लॉन्ग फिल्ट्रम आपको याद रखना है। इसके अलावा कॉकटेल पर्सनैलिटी, सैटेलाइट आइज, चलिए, एंड कार्डियक डिफेक्ट में सुप्रा वेलुलर एरोटिक स्टेनोसिस। नेक्स्ट वन, एलेजिल सिंड्रोम। नेक्स्ट सिंड्रोम कौन सा है, एलेजिल सिंड्रोम। एलेजिल सिंड्रोम की बात करें तो प्रोग्रेसिवली डिस्ट्रॉयड बाइल डक्ट, ये क्या करता है, बाइल डक्ट को डिस्ट्रक्शन करता है, उसकी वजह से आपके अंदर जो जॉन्डिस के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। ओके, कॉजिंग ए वैरायटी ऑफ द सिम्टम्स दैट कैन अफेक्ट लीवर, आइज, हार्ट, स्पाइन एंड अदर ऑर्गन। ओके, सब ऑर्गन के अंदर सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, लेकिन ये बाइल डक्ट को क्या करता है, डिस्ट्रक्शन करता है, इसलिए जो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन होगा वो कंजुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि बाइल नहीं होगा। ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है ये। ओके, 20p12 डिलीशन, यानी कि ये कौन सी क्रोमोसोम की अबनॉर्मलिटी है, 20 की। ओके, JEG1 जीन इसमें देखने को मिलता है। किसका म्यूटेशन हो जाए, JEG1 जीन का। लीवर बायोप्सी करेंगे तो पाउसिटी ऑफ द बाइल डक्ट, पाउसिटी क्या होता है, पाउसिटी ऑफ द बाइल डक्ट ऑल्सो नोन एज हिपेटिक डक्टोपेनिया, इसको हिपेटिक डक्टोपेनिया भी बोलते हैं। इस कंडीशन वेयर देयर इज रिडक्शन इन द नंबर ऑफ द बाइल डक्ट, लीवर के अंदर बाइल डक्ट होती है बहुत सारी, ओके, हजारों नंबर्स में होती है, लेकिन उसके जो नंबर होंगे वो डिक्रीज हो जाएंगे। इट कैन लीड टू कोलेस्टेटिक लीवर डिजीज एंड बाइलरी सिरोसिस, इसके अंदर क्या होगा, कोलेस्टेटिक, इट मीन्स की जो बाइल होगा वो स्टक होना स्टार्ट हो जाएगा लीवर के अंदर, क्योंकि वहाँ पे बाइल डक्ट ही नहीं है, तो उसको लेके कौन जाएगा। चलिए, तो पाउसिटी ऑफ द बाइल डक्ट देखने को मिलेगा अगर बायोप्सी करवाएंगे लीवर की तो। ओके, पाउसिटी ऑफ बाइल डक्ट होता है, ये दो टाइप्स का होता है, एक होता है सिंड्रोमिक, एक नॉन सिंड्रोमिक। तो ये जो एलेजिल सिंड्रोम है ये किस में आएगा, सिंड्रोमिक पाउसिटी ऑफ बाइल डक्ट के अंदर आएगा। क्लिनिकल फीचर्स की तरफ जाएं अपन तो ट्राइंगुलर फेस देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको ट्राइंगल का फेस देखने को मिल रहा है, फेस विद पॉइंटेड सिन, यहाँ पे सिन आपको पॉइंटेड देखने को मिल, ऑल्सो सिन इन सिल्वर रसेल सिंड्रोम एंड वैन डेन एंड गुप्ता सिंड्रोम। ट्राइंगुलर फेस और कहाँ देखने को मिल रहा है आपको, सिल्वर रसेल सिंड्रोम के अंदर और वैन डेन एंड गुप्ता सिंड्रोम के अंदर। तो ये दो सिंड्रोम है जिसके अंदर आपको ट्राइंगुलर फेस देखने को मिलता है, किसके अलावा यहाँ पे, किसके अलावा यहाँ पे, एलेजिल सिंड्रोम के अलावा, यानी कि एलेजिल सिंड्रोम, सिल्वर रसेल सिंड्रोम एंड वैन डेन एंड गुप्ता सिंड्रोम के अंदर आपको ट्राइंगुलर फेस देखने को मिलेगा। लॉन्ग नोज, कोलेस्टेटिक जॉन्डिस, यानी कि कोलेस्ट्रॉल वहाँ पे डिपॉजिट होके लीवर को डैमेज करेगा, तो अनकंजुगेटेड कंजुगेटेड में नहीं बल रहेगा, तो आपके अंदर जॉन्डिस के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। ओके, पोस्टीरियर एम्ब्रियोक्सोटोन देखने को मिला, ये सिम्टम्स इंपॉर्टेंट है, इसके रिगार्डिंग कभी भी क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपसे।
पोस्टीरियर एम्ब्रियोटॉक्सोन, एम्ब्रियोटॉक्सोन, ओके, पोस्टीरियर एम्ब्रियोटॉक्सोन, posterior embryotoxon is a corneal abnormality that appears as a grey white opaque ring on the inner surface of the cornea। ये जो कॉर्निया की इनर सरफेस होगी, यहाँ पे आपको ग्रे वाइट कलर की एक ओपेक रिंग दिखाई देगी, इसको बोलते हैं पोस्टीरियर एम्ब्रियोटॉक्सोन, पोस्टीरियर एम्ब्रियोटॉक्सोन। ये कहाँ पे देखने को मिलेगी आपको, कहाँ देखने को मिलेगी, एलेजिल सिंड्रोम के अंदर, एलेजिल सिंड्रोम के अंदर, ओके। बटरफ्लाई वर्टिब्रा, वर्टिब्रा का आप स्कैन करवाओगे, एक्सरे करवाओगे तो बटरफ्लाई लाइक यहाँ पे वर्टिब्रा आपको देखने को मिल रही है। ये देखिए, ये क्या है, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर वर्टिब्रा के अंदर देखने को मिलेगी एलेजिल सिंड्रोम के अंदर। कार्डियक डिफेक्ट के अंदर जाएंगे तो पेरिफेरल पल्मोनरी आर्टरी स्टेनोसिस हो सकता है। ट्रीटमेंट में आपको यूरोसो डीऑक्सीकोलिक एसिड UDCA और लीवर ट्रांसप्लांट ही ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट वन, क्राइडुचेट सिंड्रोम। अगला सिंड्रोम कौन सा है, क्रीडुसेट सिंड्रोम। चलिए, क्रीडुसेट सिंड्रोम, ये क्या है, मोनोसोमी ऑफ द क्रोमोसोम नंबर 5, 5 नंबर का जो क्रोमोसोम है उसकी मोनोसोमी हो जाए, यानी कि पेयर्स में नहीं बने, ओनली एक ही क्रोमोसोम बने, तो उसको क्या बोलेंगे, क्रीडुसेट सिंड्रोम। ओके, क्लिनिकल फीचर्स की बात करें, इसमें क्लिनिकल फीचर्स देखें तो हाई पिचड क्राई, यानी कि कैट लाइक क्राई करेगा बच्चा, जो बेबी होगा हाई पिच क्राई देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा रोएगा। मून फेस विथ वाइड स्पेस्ड आई, मून लाइक फेस देखने को मिलेगा और दोनों आइज़ के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस देखने को मिलेगा। ये मून लाइक फेस आपको और कहाँ देखने को मिलता है, कसिंग सिंड्रोम के अंदर, कसिंग सिंड्रोम के अंदर भी देखने को मिलता है, और दोनों आइज़ के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होगा। वाइड एंड फ्लैट नेजल ब्रीज, नेजल ब्रीज यहाँ पे वाइड और फ्लैट होगा। हाइपोटोनिया एंड डाउन स्लेंटिंग पाल्पेबल फीचर, यहाँ पे पाल्पेबल अप स्लेंटिंग कहाँ पे थे, डाउन सिंड्रोम के अंदर डाउन स्लेंटिंग कहाँ पे है, यहाँ पे डाउन स्लेंटिंग कहाँ पे, क्रीडुसेट सिंड्रोम के अंदर, तो यहाँ पे डाउन स्लेंटिंग पाल्पेबल फीचर्स। माइक्रोसेफेली, ओके, फीडिंग डिफिकल्टीज एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज ऑल्सो देयर, फेलियर टू 3, यहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अप्रोप्रिएट नहीं होगी। कॉमन कार्डियक डिफेक्ट क्राइडुसेट सिंड्रोम के अंदर VSD, ASD, PDA एंड टेट्रोलॉजी ऑफ द फेलट, तो ये साइन और सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा। ओके, वॉल्फ हिर्सन सिंड्रोम, नेक्स्ट सिंड्रोम कौन सा है, वॉल्फ हिर्सन सिंड्रोम। मोड ऑफ इनहेरिटेंस की बात करें तो डिलीशन ऑफ द शॉर्ट आर्म ऑफ द क्रोमोसोम 4th, यानी कि अगर 4th नंबर के क्रोमोसोम का कुछ पार्ट डिलीट हो जाए तो कौन सी डिजीज हो सकती है, वॉल्फ हिर्सन सिंड्रोम। लेबोरेटरी फाइंडिंग में आपको इसमें इम्यूनोग्लोबिन A होगा, उसकी डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी। क्लिनिकल फीचर्स में माइक्रोसिफेली एंड हाइपर टेलोरिज्म देखने को मिलेगा। हाइपर टेलोरिज्म इट मीन्स कि डिस्टेंस ऑफ द बोथ आई, इन दोनों आइज के जो इनर कैंथस होगा उसके बीच में जो डिस्टेंस होगा नॉर्मल होना चाहिए, दिस वन इज नॉर्मल, लेकिन यहाँ पे दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, इसको बोलेंगे हाइपर टेलोरिज्म, दिस इज़ नॉन एज हाइपर टेलोरिज्म। तो ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, वॉल्फ हिर्सन सिंड्रोम्स के अंदर। प्रोमिनेंट ग्लेबेला, फ्रंटल बोसिंग, यहाँ पे जो ग्लेबेला होगा, ग्लेबेला कब, दोनों आइज के बीच का पार्ट, आईब्रो के बीच का जो पार्ट होता है उसको ग्लेबेला बोलते हैं। ओके, ये जो ग्लेबेला पार्ट है ये प्रोमिनेंट देखने को मिलेगा। ओके, फ्रंटल बोसिंग, फ्रंटल पार्ट यहाँ प्रोमिनेंट देखने को मिलेगा। ओके, इन दोनों वर्ड्स को मिला के बोलते हैं ग्रीक हेलमेट फेस। ओके, ग्लोबेला प्रोमिनेंट होगा, फ्रंटल बोसिंग होगी, तो इस अगर ये दोनों आपको
देखने को मिलेगा साइन, तो इसकी वजह से हेड का जो स्ट्रक्चर है वो ग्रीक हेलमेट टाइप में हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं ग्रीक हेलमेट फेस। तो अगर कभी पूछे कि ग्रीक हेलमेट फेस आपको कहाँ देखने को मिलता है, ग्रीक हेलमेट फेस, तो किसके अंदर देखने को मिलेगा, वॉल्फ हिरसन सिंड्रोम के अंदर। बीकेड नोज का मतलब होता है जो आपके नेजल सेप्टम है उसका प्रोट्रूजन हो रखा होगा, बाहर की तरफ निकल रखा होगा बाहर की तरफ, उसको बोलते हैं बीकेड नोज। नॉर्मली बाहर नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल लोअर पोर्शन में बाहर दिख रहा है, तो उसको बोलते हैं बीकेड नोज, हाइपोटोनिया, सीजर एंड कार्डियक डिफेक्ट। चलिए, इससे मिलता जुलता एक और नाम है वॉल्फ्रेम सिंड्रोम। ये तो हो गया वॉल्फ्क्रोम सिंड्रोम, वॉल्फ्क्रोन सिंड्रोम। एक हो गया आपके वॉल्फ्रेम सिंड्रोम। तो इन दोनों को डिफरेंशिएट करना चाहिए। वॉल्फ्रेम सिंड्रोम में क्या होता है, वॉल्फ्रेम सिंड्रोम ऑल्सो कोलेड DIDMOAD, यानी कि डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज मेलाइटस, ऑप्टिक एट्रोफी एंड डीपनेस इज ए रेयर ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये भी चाइल्डहुड में क्या करता है, चाइल्डहुड में डायबिटीज मेलाइटस, ऑप्टिक एट्रोफी, यानी कि उसके अंदर देखने की जो डिफिकल्टी आपको देखने को मिलेगी, डीफनेस एज वेल एज वेरियस अदर पॉसिबल डिसऑर्डर इंक्लूडिंग न्यूरो डिजेनरेशन। सिम्टम्स कैन स्टार्ट अपीयर टू अर्ली चाइल्डहुड टू एडल्ट ईयर 2 to 65 ईयर्स तक। देयर इज ए 25% रिकरेंस रिस्क ऑफ द चिल्ड्रन, यानी कि अर्ली एज के अंदर बच्चों के अंदर आपको डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज मेलाइटस, ऑप्टिक एट्रोफी एंड डीफनेस ये सब देखने को मिले, तो उसको बोलते हैं वॉल्फ्रेम सिंड्रोम। ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो वॉल्फ्रेम और वॉल्क्रोन के अंदर आपको वॉल्फ हर्सक्रोन के अंदर आपको क्या रखना है, डिफरेंट है वो याद रखना है। नेक्स्ट वन सिंड्रोम की बात करें तो रूबिनस्टेन ताइबी सिंड्रोम। नेक्स्ट सिंड्रोम कौन सा है, रूबिनस्टेन ताइबी सिंड्रोम। ऑटोसोमल डोमिनेंट है ये भी। ओके, माइक्रो डिलीशन ऑफ द क्रोमोसोम नंबर 16। क्रोमोसोम नंबर 16 में माइक्रो डिलीशन हो जाए, थोड़ा सा पार्ट क्रोमोसोम नंबर 16 का डिक्रीज हो जाए, तो कौन सा सिंड्रोम हो जाता है, रूबिनस्टेन ताइबी सिंड्रोम। इसके अंदर क्लिनिकल फीचर्स में आपको ब्रॉड थंब एंड ग्रेट टू, ओके, ग्रेट टू और थंब होंगे वो आपको बिल्कुल ब्रॉड देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, मोटे मोटे से थंब, और जो अपर और लोअर एक्सट्रीमिटी दोनों के थंब आपको क्या देखने को मिलेंगे, ब्रॉड देखने को मिलेंगे। प्रोमिनेंट नेजल सेप्टम, ये जो नेजल सेप्टम होगा ये प्रोमिनेंट देखने को मिल रहा है आपको। एंड थेटर्ड स्पाइनल कोड सिंड्रोम भी आपको इसमें देखने को मिलेगा, किसके अंदर, रूबिनस्टेन ताइबी सिंड्रोम के अंदर। कौन सा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, 5 स्टार लगा लेना, 5 स्टार। कौन सा, थेटर्ड स्पाइनल कोड सिंड्रोम। थेटर्ड स्पाइनल कोड का मतलब होता है कि नॉर्मल स्पाइनल कोड फ्लोट फ्रीली इन स्पाइनल कैनाल। ये क्या है, स्पाइनल कैनाल है। स्पाइनल कैनाल के अंदर स्पाइनल कोड बिल्कुल फ्रीली ऐसे फ्लोटिंग करनी चाहिए, तैरती रहनी चाहिए। लेकिन बाय द वे अब नॉर्मल टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाए स्पाइनल कोड के अंदर, ओके, इस स्पाइनल कैनाल के अंदर, और ये स्पाइनल कोड उसके साथ में चिपक जाए, अटैच हो जाए, स्टक कर जाए, तो स्टक होने की वजह से इसके जो यहाँ से जो नर्व अराइज हो रही है, ओके, वो उनकी भी डेथ हो सकती है, उसकी कंटिन्यूटी ब्रेक हो सकती है, तो उसकी वजह से कुछ न कुछ अब्नॉर्मलिटीज देखने को मिलेगी, पैरालिसिस हो सकता है लोअर एक्सट्रीमिटी का। ओके, तो अगर स्पाइनल कोड स्टक ऑफ द स्पाइनल कैनाल या फिर फैटी मास लाइपोमा में यहाँ पे स्टक हो जाए, तो उसको बोलते हैं थेटर्ड स्पाइनल कोड स्टक ऑफ टू स्पाइनल कैनाल। ठीक है, तो स्पाइनल कोड स्टक हो जाती है स्पाइनल कैनाल के, उसको बोलते हैं थेटर्ड स्पाइनल कोड सिंड्रोम। इसके अंदर कई तरीके के सिम्टम्स आ सकते हैं, उसको फिर कभी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन थेटर्ड स्पाइनल कोड सिंड्रोम आपको कहाँ देखने को मिलता है वो याद रखना है, तो रूबिनस्टेन ताइबी सिंड्रोम। ओके, और नॉर्मली ग्रोथ और मेंटल रिटार्डेशन, ये जो रूबिनस्टेन ताइबी सिंड्रोम है, रूबिनस्टेन ताइबी सिंड्रोम हैव एन इंक्रीज रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन फ्रॉम द एनेस्थेसिया। एनेस्थेसिया के बाद में इसके होने के चांसेस इंक्रीज होते हैं, क्योंकि स्पाइनल एनेस्थेसिया देते हैं, और स्पाइनल एनेस्थेसिया में कहीं पे भी कोई टिश्यू में इंजरी हो जाए, उसकी वजह से अबनॉर्मल टिश्यू की ग्रोथ हो जाएगी, लाइपोमा का फॉर्मेशन हो जाएगा, और स्पाइनल कोड यहाँ पे इसके साथ में स्टक कर जाएगी। तो स्पाइनल एनेस्थेसिया के बाद में एज ए कॉम्प्लिकेशन थेटर्ड स्पाइनल कोड सिंड्रोम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। चलिए, ग्रोथ एंड मेंटल रिटार्डेशन, नेक्स्ट सिंड्रोम डी जॉर्ज सिंड्रोम, या इसको बोलते हैं वेलोकार्डियोफेशियल सिंड्रोम। अदर नेम्स की बात करें तो यहाँ पे 22q11.2 डिलीशन सिंड्रोम, इट मीन्स कि ये कौन से क्रोमोसोम की अबनॉर्मलिटी है, क्रोमोसोम नंबर 22 की, क्रोमोसोम नंबर
22 की। ओके, यहाँ पर इसको स्प्रिंट जन सिंड्रोम भी बोलते हैं, स्प्रिंट जन। इनहेरिटेंस की बात करें तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है। इट इज़ मोस्ट कॉमन माइक्रो डिलीशन सिंड्रोम या फिर टी सेल डिसऑर्डर, ये टी सेल का डिसऑर्डर भी है। ले फाइंडिंग हाइपोकैल्सीमिया, लो पीटीएस एंड लो इम्यूनोग्लोबुलिन जी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, इसमें जो लाइव वैक्सीन होती है वो क्या होती है, कॉन्ट्राइंडिकेटर होती है, क्योंकि इम्यूनो डेफिशिएंसी होती है, इसलिए लाइव वैक्सीन नहीं दे सकते हैं। कौन सी डिजीज़ में, डी जॉर्ज सिंड्रोम या फिर वेलोकार्डियोफेशियल सिंड्रोम, किसकी एबनॉर्मलिटी है, क्रोमोसोम नंबर 22 की। चलिए क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो कार्डियक डिफेक्ट के अंदर आपको इंटरप्टेड एरोटिक आर्क देखने को मिलेगा, ट्रंकस आर्टरियोसस हो सकता है, टेट्रोलॉजी ऑफ फेरस एंड वीएसडी। इसके जो अबनॉर्मलिटी या फिर क्लिनिकल फीचर्स है उसको आप एक नेमोनिक से याद रख सकते हैं, जिसको बोलते हैं कैच 22। कैच 22, सी मीन्स कार्डियक डिफेक्ट, ए मीन्स अबनॉर्मल फेस होगा। अबनॉर्मल फेस में क्या देखने को मिलेगा आपको, स्मॉल जो, स्मॉल अपर लिप्स एंड माउथ मे हैव क्लेफ्ट लिप्ड और क्लेफ्ट पैलेट भी वहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। आई स्लेंटेड डाउनवर्ड या फिर अपवर्ड, दोनों साइड में हो सकती है। लो सेट ईयर और शॉर्ट स्ट्रक्चर। ओके, टी मीन्स थाइमिक अप्लेसिया, थाइमस ग्लैंड का प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं होगा, और थाइमस नहीं बनेगी तो थाइमस ग्लैंड का काम क्या होता है, मैच्योर करना टी सेल को। ओके, जब टी लिम्फोसाइट मैच्योर नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली इम्यूनिटी वीक रह जाएगी। देन क्लेफ्ट पैलेट हो सकता है, हाइपोकैल्सीमिया एंड 22 मीन्स क्रोमोसोम 22 का डिलीशन हो सकता है। अपने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, ये किसका डिसऑर्डर है, क्रोमोसोम 22 का। तो कैच 22 नेमोनिक से आप याद रख सकते हैं किसको, डी जॉर्ज सिंड्रोम को। चलिए, तो ये हो गया डी जॉर्ज सिंड्रोम। इसके बाद में जो नेक्स्ट सिंड्रोम होंगे वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। चलिए, थैंक यू एवरीवन। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है या फिर कोई और इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आप पढ़ना चाहते हैं, कवर करना चाहते हैं, तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। और जितने भी रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट को, उन सबके साथ में इस क्लास को शेयर करना है, आपको लाइक और कमेंट भी ज़रूर करना है। थैंक यू सो मच टू एवरीवन।